सुबह सपनों का ये आंगन कहाँ। हम्म, हम्म। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जी इस क्लास में फुल टू डुन एकदम एनर्जी में है। और बाबू आज के क्लास का मजा लेने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार। क्योंकि ज्ञापन एक ही बात बोलता है कि यह दिलासा नहीं, यह रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। तो आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन नेटवर्क धीरे धीरे अपने बाप के घर की ओर जा रहा है। हमें उम्मीद है कि नेटवर्क अपने बाप के घर जा रहा है। नेटवर्क महोदय कृपया करके आप अपने बाप के घर क्यों जा रहे हैं? रुक जाओ। सही तो है, नेटवर्क तो सही रहना चाहिए, लेकिन ये अपने बाप के घर चला जा रहा है। रुक जाइए 1 मिनट। को लग रहा है कि बहुत अब ठीक, अभी ठीक है। इज इट क्लियर बाबू? अभी सही है कि नहीं है? अभी बताइए तो। अभी सही है? हमें लग रहा है कि अभी नेटवर्क सही होगा। कबो कबो अपना बाप के घर चला जाता है, हम जानते हैं। सभी लोग लाइक करो। यहाँ पे कौन बाबू बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच, हमारा काम आप ही कर दे रहे हैं। रोशन बाबू बोल रहे हैं। बाकी लोग मेहमान बने हुए हैं हमरा के, केहू कोई तब नु लाइक करे। ओहो, ये बात है। ऐसा नहीं कीजिए, ये कदाचित उचित नहीं है, ठीक है। अन्यथा आपकी वाली बकलोल मिल जाएगी, लोल मिल जाएगी, सब ठीक रहेगा, अखियां से दिखाइए नहीं देगा ओकरा, है ना। मेहमान बने हुए हैं मेहमान जी, यहाँ देखिए। तो चलिए बाबू, आज की क्लास का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। इज इट क्लियर? सब कुछ ठीक है सर? चलिए सभी लोग एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक व बचा के क्या करोगे, है ना। आज के क्लास में कुछ रणनीति रचा जाएगा और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम आपको करने वाले हैं। बाबू आपका सारा का सारा झंझट, नौकरी वोकरी सब का जिम्मेदारी लास्ट में आपको हम न्यूज बताने वाले हैं कि कल से कौन सी क्लासेज आपको कभी नहीं छोड़ना है। आप बस वादा कीजिए कि रात के हमारे साथ 11 बजे तक जगिएगा। कहेगा ऐसा कभी संभव नहीं है। 10:32 पर हमारी वाली फोन कर देगी, हमने वादा कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमारा टाइम मत खाइएगा। हम बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम हम लेंगे। देखो बाबू, तुम भटक सकते हो पर हमें छोड़ नहीं सकते हो, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। हो जाता है कभी कभी भटकन आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला अब 11 बजे तक बताएंगे कैसे प्लानिंग है मेरा। हम अपना पूरा प्लानिंग बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर नोट्स के थोड़ा सा पढ़ ले, है ना। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन और मेरा स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा है, और ध्यान से देखिएगा। 2025 का ये प्रश्न है बाबू। कुछ क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट अपने दिमाग से भी बाबू आंसर दिया जाता है। 2025 में जब ये क्वेश्चन जब आया होगा तो क्या कहीं ये किताब में क्वेश्चन देता है? नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ, खाद्य माने खाद बिया वाला नहीं, खाने वाला पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है, सबसे ज्यादा आहार देता है। तो मेरे बाबू सबसे ज्यादा आपको कौन सा बाबू कार्बोहाइड्रेट वगैरह पूरा का पूरा प्रोटीन कौन देता है? दाल आपको देता ही है प्रोटीन, है ना। साबूदाना साबुत अनाज देता ही है, फल और सब्जी देता ही। इस सब के सब हमें अच्छा खासा फाइबर प्रदान करता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। कहेगा ठीक है सर। अब आपको हमें बताना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से अनाज में होता है? ईमानदारी के साथ बता दीजिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी
मक्का, लगा दिल पे धक्का वाला। ऑप्शन डी चावल, चावल में प्रोटीन पाया जाता है। बताइए कौन सी, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? हम इसमें बोले हैं तो मैंने अजीब हाल है, बड़ी बकलोल आदमी है जी। चना लिखे हैं, दाल ओल में प्रोटीन तो पाया जाता है, दाल लिखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब ऑप्शन में ना रहेगा तो बरियारी लिखिएगा। बड़ा अच्छा सुंदर आदमी है आप। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? नहीं पता है? आज लिख लीजिए, सोयाबीन। किसमें बाबू? सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में। अब तुम सोच रहे हो कि कौन सा सर सोयाबीन? वही ना हम लोग जो सब्जी में डाल के खाते हैं सोयाबीन। ना बाबू, वो चेपुआ है। मतलब जैसे ईख पेराते हुए देखे हो, जहां से रस निकलता है, तो ईख का रस निकल जाता है, बेकार चीजें ओकरा पीछे निकल जाता है मशीन के, तो जो बेकार चीज निकल जाता है, वैसे ही जो हम लोग सब्जियां में सोयाबीनवा खाते हैं ना, डालते हैं तो फूल के हेते बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है ना। तो उस सोयाबीन का बीज होता है, उसमें से तेल निकाल दिया जाता है, और तब जाके वो बेकार चीज बनता है। तो सब्जी में कहते हैं कि यस आज सोयाबीन खाएं, हाँ हाँ चेपुआ खाएं। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये बातें आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? तो लिख दीजिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। आप कहिएगा सर हम सोयाबीन नहीं खाएं, सोयाबीन का बीज नहीं देखे हो? एक मिनट रुको, हम तुमको दिखा रहे हैं। डेली फुला करके खाओ, शरीर तगड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा, है ना। एक मिनट तुम रुको, हमारे पास सब व्यवस्था है। तुमको क्या लगता है? हैं? अरे हम सब रखते हैं। अब वहां से आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन व्यवस्था तो हमारे पास सब है। देख बाबू, हम लोग के यहाँ ना कोई भी डिब्बा खाली नहीं जाता है। ये कैसे इसमें हॉर्लिक्स रहता था बहुत पहले बचपन में, इसमें मम्मी हमारी दे दी कि ले फुला के खाना। ठीक है, आपको क्या लगता है इतना आसान समझ रहे हैं? तो इसमें होगा चना और इसमें होगा सोयाबीन। दिस इज अ टाइप ऑफ सोयाबीन का बीज। अब तुमको दिखबे नहीं करेगा, तुम जूम करके देख लेना, है ना। इसमें व्हाइट वाला सोयाबीन होगा, तुमको दिखा रहे हैं, सीखो। कैसे जूम होता है जी, तो हम जानते भी नहीं है। आ जाओ, देखो देखो, दिख रहा है? यही आपका सोयाबीन है। तो हम आपको इतना देर काहे लिए झूठ मूठ का कंफ्यूज किए? बताइए तो काहे बता रहे हैं? इसलिए ताकि आप बहुत कुछ भुला जाइए, बहुत कुछ भुला जाइए, इसलिए हम कंफ्यूज किए। आप बताइए मेरे बाबू कि सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, दिल में सोयाबीन है। ये बातें आपको याद रखना है। यस सर हम पूरे की पूरी बातों को समझ गए, हमें समझना पड़ेगा, मजबूरी है, समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नौकरी लेना है, नौकरी के बाद बिया हो बाकी है, उम्र निकलते जा रहा है। कौन अपन बेटी देगा तुमको? यहाँ देखो डैश दे दिया है। मैं सर देखो, सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने का और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन करने में मदद कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कौन ऐसा इसमें चीज है जो सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन, जो सावधानी पूर्वक नियम कानून तैयार होता है, गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन करने में मदद करता है। तो कानून ऐसा चीज है जो गलत लोगों को, गलत राजनीतिक प्रथाओं चले उसको गलत कहता है और प्रोत्साहित करता है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाता है। वो सिर्फ कानून कर सकता है। कानून से सब लोग डरता है, अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे। और जो लोग बाबू मेरे, जो लोग राजनीतिक प्रथाओं से प्रोत्साहित हैं वो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, डर जाते हैं। कानून से ना लोग डरते हैं ना, तो इस तरह कौन डरने वाला है? यह सर समझ में आ गया। आइए बातें करते हैं एनसीएफ। एनसीएफ 2005 अगर आपको नहीं याद है तो शिक्षक बनने के लायक नहीं है। कहेगा सच में? यस। आप सरकारी स्कूल का किताब उठाइएगा, पहला का, दूसरा का, पांचवा का, पहला पेज खोलिएगा तो लिखेगा एनसीएफ 2005। ये हमें बाबू एक ही चीज बताता है। कि क्या बताता है सर? बच्चे को बोझिल मत बनाओ, पूरा बैग टांग के सब किताब लेके मत जाओ, बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना सिखाओ।
यही लिखता है। खेल खेल में पढ़ाना सिखाओ, बच्चे को ज्यादा बोझिल मत मार, रटंतम विद्या मत रखो, रटने की प्रक्रिया मत रखो। तीसरा वो कहता है एनसीएफ में लिखा हुआ है कि 1 से लेके 5वां तक को आप अलग से मत फिजिक्स मत पढ़ाने लगिए, ऐसा उसको पढ़ाइए कि उसे थोड़ा सा साइंस का भी नॉलेज हो जाए, उसे थोड़ा सा समाज के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। तो बाबू एनसीएफ 2005 क्या कहता है, 1 से लेके 5 तक जो विद्यार्थी है उसे ईवीएस पढ़ाओ। ईवीएस में मेरे बाबू साइंस भी आ जाएगा और आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? सोशल साइंस भी आ जाएगा। और उसके बाद से जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी 6 में चला जाता है, तो उसे उच्च स्तर का शिक्षा दो, उच्च स्तर का शिक्षा दो। उच्च स्तर मतलब अलग से सामाजिक विज्ञान। तो देखना एनसीईआरटी लोग कहता है जितना यूपीएससी निकालता है ना, 6ठा से लेके 12 तक एनसीईआरटी किताब पढ़ता है, और तुम भी पढ़ लोगे तो अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। एगो हम पढ़ा रहे थे ऑल इन वन बैच, आपको याद होना चाहिए, ऑल इन वन सब कुछ खत्म। अगर मेरा वो बैच कंप्लीट हो गया होता ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता भारत का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता जो आपसे टूटता नहीं। अब की ऐसा क्यों बोल रहे, इतना कॉन्फिडेंस? आप एक बार ये ज्यादा नहीं पढ़ाए, जानते हो काहे नहीं पढ़ाए? सर दुखने लगता था सोचते सोचते रिसर्च, क्योंकि उसमें बाबू सब क्वेश्चन को लाना था, हर टॉपिक को पढ़ाना था। 6 क्वेश्चन में हालत खराब है, क्योंकि ऑल इन वन बैच अगर हमें चलाना है तो अकेले हुए एगो बैच चलाना पड़ेगा, उसको छोड़ करके दूसरा बैच पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अब ये क्यों? क्योंकि उसमें हम बीपीएससी वाला क्वेश्चन को टैग किए थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से साल में पूछा है। सपोज मान लीजिए एक हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी में पहले भारत में हम निकाले थे कौ एग्जाम होता है, आरआरबी एनटीपीसी जो भी है, इसमें सिंधु घाटी से कितना प्रश्न पूछा है, कौन कौन साल में, सबको पिक करके हमें निकालना पड़ता है। इस वजह से हम उसको छोड़े थे, लेकिन उसे पूरा जिस दिन कर देंगे हम ना, समझो कि दोबारा कोनो बैच लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एनीवे यहाँ देखिए, तो एनसीएफ उच्च स्तर का भी शिक्षा देता है, और इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है? सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है मेरा, तो क्वेश्चन क्या है अब आइए यहाँ पे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक स्कूली शिक्षा को किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों को परिचय कराया जाता है? आप बताइए, सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? तो उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन में लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। ले भाई, या तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। तो बाबू ये हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर मत कहिएगा। क्यों सर? अरे यार, उच्च विद्यालय कहने का मतलब 8वां 9वां हो जाएगा। प्राथमिक स्तर माने 1 से 5। अब प्राथमिक से तनी मनी ऊपर 6ठा क्लास होता है, 6ठा से सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगते हो, तो प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक स्तर से तुम सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगते हो। ये बातें आपको याद रखना है। ये कहता है कि शिक्षा को बोझिल नहीं बनाइए, ज्यादा रटाइए मत, शिक्षा को उसके दैनिक जीवन से जोड़िए। जैसे आपको जोड़ सिखाना है तो कहेगा तो उंगली का गो एगो है, एगो दूगो, दोनों मिला के दूगो हो गया, दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है। ये सब सीटेट में पूछा जाता है। चलिए, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो आप लिख लीजिए, कोई भी ऋग्वेद, वेद पहले संस्कृत में लिखाया ही है। वेद पहले किस में लिखाया है? संस्कृत में लिखाया। अब बातें ये छड़ी है कि वेद कितने होते हैं? वेद तो मेरे बाबू वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं बाबू मेरे? वेद होते हैं 4। पहला होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद जिसे सबसे पुराना वेद बोलते हैं, सबसे पुराना वेदों का वेद ऋग्वेद। उसके बाद होता है यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद होता है सामवेद, अथर्ववेद। आपकी अच्छा यही 4 या ऋग्वेद में मंत्र पढ़ना है। जब ऋग्वेद का किताब है, मंत्र की चर्चा है, मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ोगे ना, इसी में मिलता है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? मंत्र की चर्चा है। इसमें भी गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वाला जो है ना मेरे बाबू, ये गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है मेरे बाबू? ऋग्वेद में है। कहेगा अच्छा ये बात है। अब आपको और भी बताना है, ऋग्वेद में किन किन चीजों का वर्णन है। यानी हम भी तो जाने कि हमार फैमिली में हमारा पढ़ाया हुआ कितना नॉलेज है।
नहीं पता है? ये तो पुराना हो गया। ऋग्वेद में क्या क्या है? अग्नि की चर्चा, इंद्र की चर्चा, सोम की चर्चा, बहुत पहले ये सब पढ़ा चुके हैं। लिख लो एगो चीज, ऋग्वेद में 10 गो मंडल होता है। ये डीएलएड में पूछा, डीएलएड में ये नहीं, सूक्त पूछा था। ये पूछा था इसमें सूक्त कितने होते हैं, सूक्त तो 10 गो, 10 8 2 10, और इसमें मंडल कितने होते हैं तो 10। अब की आपको कैसे याद है, हमको बता रहे हैं अपन तरीका। 10 हम याद कर लिए थे, 10 लिखे, 2 8 जोड़े तब वो 10 है, तो 10 गो सूक्त 10 गो मंडल। एनीवे ये छोड़िए, सिर्फ याद करना है ऋग्वेद में मंत्र की चर्चा। यजुर्वेद में पढ़िएगा तो क्या मिलेगा? युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा और यज्ञ की चर्चा। ये हम कैसे याद किए थे? तो य से दोनों शुरू है, युद्ध। साम वेद में, शाम को देखना मन करता है शाम में बैठ जाए आ गाना गाए खूब अच्छा सा, है ना? कौन सा गाना गाए? शाम है धुआं धुआं, ठीक है? तो मेरे बाबू साम वेद में संगीत की चर्चा, संगीत की चर्चा। साम वेद में किसकी चर्चा? संगीत की चर्चा। साम में संगीत। अथर्ववेद में बाप रे, तब फेमस है, डाइन भूतिन जोगिन पिचासीन, ये सब गांव में सबसे ज्यादा सब लोग अथर्ववेद जानती है। महिलाओं से दूर रहो, डाइन कदी, है ना? वो कौन सा है जी, वो कौन फेमस हुआ था? जगन्नाथ बाबू वही वाला, है ना? तो अथर्ववेद में वशीकरण ना कहता है कि हमरा वाला का कौन बस में कर ली है ना? वशीकरण की चर्चा, वशीकरण, है ना? डाइन भूतिन पिचासी जितना भी है ये अथर्ववेद में है, इसको रट लीजिए। तो वेद 4 प्रकार के हैं, ये लिख लीजिएगा बाबू। वेद कितने? 4 है। ऋग्वेद में मंत्र की चर्चा, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, सामवेद में संस्कृत, अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे लास्ट का वेद है डाइन भूतिन पिचासीन, ये सब अथर्ववेद में है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? 4 वेद होते हैं, चारों वेद के रचयिता कौन कौन है आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं बताओगे? आपसे प्रश्न है मेरा, 4 वेदों के रचयिता कौन कौन हैं? अब आप बताइए। ऋग्वेद, साइकिल का रिंग देखे हो, कौन नचा रहा है तो तुम क्या कहो? हो तेरी के, तू देखो ना, समझिएगा बातों को ध्यान से। क्या कहेगा? हो तेरी, हो रिंग नचा रहा है तो क्या बाबू? ऋग्वेद के रचयिता होत्री, लिख लो। ऋग्वेद के रचयिता होत्री, नहीं पता है? नहीं सर। यजुर्वेद अधर्यु, सामवेद उद्गथा, अथर्ववेद आप बताइए। लेकिन वो तो उद्गथा दूसरा चीज हो जाएगा, है ना? ये वाला होत्री होता है। 3 गो आप बताइए, ठीक है? हम 4-5 बार पढ़ा है, अगला देखते हैं हम, क्योंकि कितना पढ़ा है। होत्री याद है? ये वाला देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जिला, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में? तो बाबू जनसंख्या टाउन शहर में ढेर होता है, और बिहार में सबसे बड़ा टाउन शहर कहाँ होगा? राजधानी पटना में। तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये बातें आपको याद रखना। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? पटना में। और सबसे कम जनसंख्या कैमूर में, लेकिन कैमूर नहीं, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं? शेखपुरा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बच्चे बच्चे को पता है कि सार्क एक ऐसा दुनिया का सबसे फेलुअर ग्रुप, माने इस ग्रुप से कौन है? जैसे G20 हो गया, देशों, G20 माने ग्रुप ऑफ 20, 20 गो देश का समूह को G20 कहते हैं, G30 कहते हैं, ठीक है? दुनिया का सबसे फेलुअर ग्रुप देशों का समूह सार्क है, जिसमें भारत भी आता है। कि क्यों सर, क्या फायदा ग्रुप बनाने से? ग्रुप देश क्यों बनाता है? ताकि एक दूसरे के दुख सुख में काम आएगा अपन ग्रुप है, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में काम आता है, दुख सुख में कहाँ काम आता है? सार्क में 8 देश आते हैं। कौन कौन बाबू? मालदीप है, श्रीलंका, यहाँ छोटा छोटा ऐसे मालदीप है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर हो जाएगा नेपाल, इधर हो जाएगा भूटान, इधर हो जाएगा बांग्लादेश। देख रहे हो? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये टोटल के टोटल 8 देश आते हैं। जब ये ग्रुप बना तो सब लोगों ने राय किया कि जो सार्क ग्रुप बन रहा है वो साउथ एशिया का है, अगर एक दूसरे को कोई भी परेशानी होगी तो हम लोग सहयोग करेंगे और परेशानी से दूर हो जाएंगे।
है ना, लेकिन आज तक एक दूसरे का कोनो सहयोग ये नहीं किया था। इसका ऑफिस कहाँ, मीटिंग हुआ कहाँ, मीटिंग हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ था बाबू, मतलब यहाँ मीटिंग कहाँ हुआ था, ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया बाद में, नेपाल के काठमांडू में। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा आप मैंने बता रखा है, देख लीजिएगा। सार्क में 8 देश आते हैं। ये 8 दिसंबर 1850, 8 इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो सार्क जब लिखिएगा ना, सार्क तो क बनाइएगा तो ऐसे 8 की तरह क दिखेगा, तो इसमें 8 देश आते हैं। 8 फिर लिखिएगा, 8 दिसंबर को ये बना है ना, 1800 बोले 1985 को बना था। ठीक है, कहाँ पे, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ये बातें आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में 2008 में कौन जुड़ा बाबू, अफगानिस्तान जुड़ा है इस ग्रुप में। कोनो फायदा नहीं होगा, दुनिया का सबसे फेल्यूर ग्रुप है जो आज तक एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करता है। नाम याद कीजिए, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। डांस नहीं कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है डांस कर रहे हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव इधर है, मतलब इस साइड, मालदीव, श्रीलंका, भारत। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, कहेगा यस सर, याद हो जाएगा। चलिए अब बातें करते हैं। यहाँ पे खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान से, किस चट्टान के स्तरों में, अरे बाप रे, पहले खनिज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, सुनो मेरे बाबू ध्यान से। बात की बातें हैं लेकिन हम आपको बताएं ये खनिज होता क्या है। देखिए मेरे बाबू, पहले चट्टान समझिए। क्या समझिए बाबू, चट्टान। क्योंकि चट्टान कैसे बना, वो बात की बातें हैं, कैसे बना। ये पर्वत, ये पर्वत जब टूटता है, अपक्षय और अपवर्दन के बाद जब बड़ा बड़ा हिस्सा इसे टूट जाता है तो टूट के नीचे इसे ढिमला जाता है। यही ढिमला के पानी में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है मेरे बाबू, पानी में चला जाता है। ये मान लीजिए कि पानी हो गया। जब यही टूट टूट के, तो जब बाबू शुरू में, सुनिएगा बातों को ध्यान से, जब शुरू में ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी से भी ये बनता है, ऐसे ज्वालामुखी ऐसे फटता है, तो फट करके ऐसे सूखता है, तो धीरे धीरे ज्वालामुखी ऐसे पिघलता है, ऐसे ये बाद में पहाड़ की तरह सूखता है तो हार्ड हो जाता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कह सकते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, यही धीरे धीरे टूट करके बड़ा बड़ा नीचे गिरता है, तो गिर जाएगा मेरे बाबू, तो इसे हम लोग कह सकते हैं अवसाद के रूप में नीचे दब जाएगा, है ना, यह आग्नेय चट्टान हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, सबसे पुराना होता है आर्कियन चट्टाने। लिख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब की चट्टान वट्टान हमको नहीं बुझाता है, टेंशन मत लीजिए, हम इतना डीप में आपको पढ़ाएंगे चट्टान। अभी एप्लीकेशन पर मैंने चट्टान नहीं पढ़ा है, अभी हम बिहार दर्शन पढ़ा रहे हैं ना बाबू। बिहार दर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद से चट्टान, पर्वत, पठार पढ़ाएंगे, और सबसे आखिरी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ा करके इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए टूटेगा तो इसे कहते हैं कि ये अवसाद है। टूटेगा तो अपक्षय हुआ, टूट करके पानी में गिरेगा। धीरे धीरे देखना, बालू देखे हो, बालू जो घर बनवाते हो, ये पहाड़वा टूट के घिसते आके जमीन के नीचे ऐसे बैठ जाता है। अब जमीन के नीचे कोई मरल आदमी यहाँ पे है मान लो, तो ये नीचे आदमी धंस गया और ऊपरवा से धीरे धीरे बालू ऐसे जमते जाता है। तो इस टाइप के चट्टान को कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं, अवसादी या परतदार बोलते हैं। इस पर परत जमते जाएगा और यहीं पे क्या बन जाता है, खनिज वगैरह बन जाता है। तो लोग तेल, कोयला, पेट्रोल दुका को लिए निकालते हैं। ये बात की बात है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में निक्षेपित और संचयित होते हैं। खनिज जो जमीनवा के अंदर है, कौना चट्टान के ऊपर, तो मेरे बाबू तलछटी चट्टानों के ऊपर। ऐसा चट्टान जो पानी के, ये देखो यहाँ पे मान लो कुछ मरोड़ा गया है, पुराना क्या बोलते हैं, जम गया है, तो ऊपरवा इस तरह से जम जाएगा। पर्वत पहाड़ ऐसे आके टूट के छोटा ऐसे जम जाएगा। तो तलछटी चट्टाने कहा जाता है, जिसके नीचे से क्या होता है मेरे बाबू, ये सब चीजें चट्टानों के स्तरों से निक्षेपित किया जाता है। बाकी मेरे बाबू आग्नेय होगा नहीं, मेटामॉर्फिक होगा नहीं। अब ये सभी चट्टाने हम पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, कुछ नया तरीका से पढ़ाएंगे। त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा
कोकबोरोक, ये कई बार बताए हैं कोकबोरोक। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जोसेफ मेजनी कहाँ का था? तो मेजनी बाबू जेनेवा का था। इसका जन्म हुआ था 1805 में। लेकिन अब सुनिए, ये क्वेश्चन 2025 का है, 1805 में ही पैदा हुआ। आपके किताबिया में जानते हो आयोग ने क्या मारा है? ये का 1807 मारा है, तो भूला गया है कि 5। आप देख लीजिएगा, मेजनी का जन्म, बहुत खतरनाक आदमी है मेजनी, कहता है मेज पर बैठो इडली खाया जाएगा बैठ के, है ना, 5 रुपये का इडली खाया है। तो 5 में जन्म हुआ है, मेज पर बैठा है मेजनी, है ना, और जान लगा दिया है जेनेवा में एकर जन्म होता है, जेनेवा। अब क्या तो सर 1807 में केकर जन्म हुआ? गैरीबाल्टी का जन्म हुआ था। गैरीबाल्टी लिख लो बाबू, गैरीबाल्टी पेशे के क्या था? एक नाविक था, है ना। अब 10 में कौन सा जन्म हुआ था? 1810 में हुआ था काउंट कबूर का। टेंशन मत लो, 10th क्लास में पढ़े हो ना, काउंट कबूर, काउंट का जन्म हुआ था। तो तुमको तो ये अब 10 क्लास में मिलेगा नहीं ये सब, ठीक है, ये मिलेगा नहीं, बस नाम खाली मिलेगा, जन्म नहीं मिलेगा। तो इस सबसे बड़े में कौन है? तो जन बकलो लोग कहेगा हाँ सबसे बड़ा है ना, है नहीं, पहले है ना पैदा हुआ, फिर 2 साल के बाद ही पैदा हुआ, 3 साल के बाद ही पैदा हुआ। तो बाबू 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था, ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं। ओहो मेरे यहाँ देखो, ओहो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एशियाई शेर का निवास स्थान, एशियाई शेर का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में? एशियाई शेर कहाँ पे है? दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि एशियाई शेर कहाँ पे हैं? गुजरात में। गुजरात में एगो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे ग से गुजरात। अब रात में तुम जाओगे तो केनहू लड़ेगा तो धाए दे गिर नहीं जाओगे, तो पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर कब जाओगे? जब रात में जाओगे। तो गुजरात में है, याद रख लीजिएगा, रातें में ना गिरते हो। यहीं पे मेरे बाबू एशियाई शेर हैं, यहीं पे क्या है? एशियाई शेर है। ये बातें आपको याद रखिएगा, ये एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला। अच्छा एक राज की बात बताएं? हाँ सर बताइए। देखिए मेरे बाबू, आपको एक चीज दुनिया के बारे में पता है कि दुनिया कैसी थी? कैसे था? देखिए बाबू, हमारी पृथ्वी ना, पृथ्वी पर जो हम लोग ये चीजें बनाते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। आप कहीं कहीं मैप में एक चीज इस तरह देखे होंगे, मोबाइल वोबाइल में चाहे कहीं, इस तरह से वर्ल्ड मैप बनाया जाता है। तुम आप देखे होंगे बाबू। हम आपको कुछ यहाँ आज बता दे रहे हैं, कहीं पता नहीं इससे पहले कभी पढ़े भी हैं या नहीं, लेकिन आज हम भी आपको पढ़ाए नहीं है, हम जानबूझ के नहीं पढ़ाए हैं। क्यों सर? जरूरतें नहीं पड़ा, लेकिन आपको कुछ राज की बातें हम यहाँ बता दे रहे हैं। आप इस तरह देखे होंगे, यहाँ पे फिर आपको ऐसे मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऐसे कुछ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसी तरह से ना वर्ल्ड मैप ऐसे नहीं था। कि क्यों सर? इन देखो बाबू, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये सब पानी है। ये जो खाली हिस्सा है ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये सब क्या है? पानी है। ये सब पानी है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरा का पूरा पानी। अब बीच में ये जमीन का हिस्सा है। ये शुरू में था कैसे? तो मेरे बाबू ये शुरू में देखिए, शुरू में ऐसे गोल था, ठीक, गोल था, चारों तरफ पानी था, अब बीच में सिर्फ जमीन था। बीच में क्या था मेरे बाबू? सिर्फ बीच में जमीन था। हाँ बीच में जमीन था, इस तरह से जमीन था, अब बाकी चारों तरफ सेम पानी था। तो कहिएगा सर 1 मिनट, जैसे ये कहीं कहीं जमीन, ये जमीन है, बाकी पूरा विश्व में पानी है, कहीं कहीं जमीन है, जहां पे भारत यहाँ पे पड़ता है। पहले इस तरह से था, तो आखिरकार हुआ क्या? अब बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? तनी मनी एक्स्ट्रा बता दे तो छोड़ियो देंगे। अब आपको बताना है पेंजिया और पेंथालासा किसे कहते हैं? अब आपको पता नहीं, पता भी होगा कि नहीं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। नहीं पता है? हम तनी कमेंट देखेंगे ना। नहीं पता है? देखिए यही मेरे बाबू हिस्सा है पेंजिया। इस जमीनवा का नाम था पेंजिया, आई पनिया का नाम था पेंथालासा। हो गया? इतना समझ गए? कहीं हाँ सर समझ गए। अच्छा आप बताइए, दूध देखे हैं? दूध, दूध पर छाली जम जाएगा, अब फिर नीचे से एक बार उबालिएगा,
तो उबालिएगा तो देखना दूधवा फट जाएगा, आप फट के कहीं कहीं छिटा जाता है, कहीं कहीं छिटा जाएगा। तो उसी तरह मैंने हिस्सा में टूट गया मेरे बाबू, 2 हिस्सा में टूट गया। 2 हिस्सा में, अब देखो यहां से उबाल मार रहा है, यहां से क्या हो रहा है बाबू, पानी उबाल मार रहा है यहां से, तो ये 2 हिस्सा में टूटेगा। और देखिएगा जब इसे उबाल मारता है तो जब 2 हिस्सा में छाली अलग हो जाता है तो छलिया जमीन है, आई पूरा का पूरा पानी पर हम लोग कैसे हैं, पूरा पानी के ऊपरवा पृथ्वी है, जमीन है। और मत कहिएगा सर हम लोग तो तैरेंगे नहीं, ध्यान से समझो, नीचे पूरा का पूरा वैसे ही धधकता हुआ आग है, एकाएक उफान मारा, छाली अलग हो गया, छाली माने जमीन का परत अलग हो गया। नीचे वाला जब अलग हुआ तो एकर नाम बना गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना बना। एकर नाम है यूरेशिया। क्या बना बाबू, यूरेशिया, क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया आता है, यूरेशिया बना, ये ऊपर चला गया। अब ये वाला हिस्सा जब बना तो इस तरह से हो गया, ये ऊपर इस तरह हुआ और नीचे वाला इस तरह, ये हो गया आपका यूरोप और एशिया मिला तो ये यूरेशिया बना, और ये गोंडवाना बना, गोंडवाना बना। कहेगा ठीक है सर। अब हुआ क्या कि फिर ऐसा से नीचे से उबाल मार रहा है, फिर नीचे से उबाल मारा, बस इहो टूट गया, यहां से ये टूटा और यहां से ये टूटा, 2 हिस्सा में ये टूट गया। कितना हिस्सा है मेरे बाबू, फिर ये टूट गया एक हिस्सा। तो अब ये कौन सा बना, यहां देखिए ये जमीन का हिस्सा ऊपर वाला हो गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बन गया। और ये वाला नीचे वाला जब हिस्सा मेरे बाबू ये टूटा तो ये ऐसे बना, ये अलग क्षेत्र एक बना, ऐसे टूटा, एक ऐसे टूटा, एक छोटा सा है दह के होने बह गया अलग, ठीक है, इसी तरह से हुआ था। और बाबू अपन भारत यहाँ पे था, शुरू शुरू में अपन भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड। एकाएक फिर पानी उबाल मारेगा और धीरे धीरे ये भारत यहाँ से क्या हो गया मेरे बाबू, पहले यहाँ पे था, ऐसे भारत था, धीरे धीरे पानी धक्का लगाते गया, धक्का लगाते गया, है ना, आ जा करके ऊपर वाला हिस्सा में सट गया। तो आज भी देखना भारत को गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा बोला जाता है। तो यहीं से हम लोग अफ्रीका से, ये अफ्रीका था, अफ्रीका से ही टूट के बने हैं। तो आपके दिमाग में आएगा 1 मिनट सर, यहां से भारत, आपके पास क्या सबूत है कि माने हम लोग यहाँ के आदमी हैं? हम बोले ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे बाबू जो चीजवा यहाँ पे पाया गया, जो चीज दुनिया में कहीं नहीं सिर्फ यहाँ पे है, वो वाला यहाँ पे क्या कर रहा है आप बताइए। मान लीजिए कि दुनिया में एक ही वो चीज हमारे पास कोई है और वो आपके घर है, एकर मतलब नहीं समझे, एकर मतलब हम दोनों के बीच कोनो न कोनो रिश्ता है, समझ गए, नहीं समझे, यही बात है। अब बताइए यहाँ पे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई शेर हैं, सुनिएगा, वो सिर्फ पाए जाते हैं गुजरात में, सुनिएगा ध्यान से, और एक जगह और पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो इससे लोग अनुमान लगाए कि यहाँ का शेरवा कैसे यहाँ गया। एक और मतलब ये बात है कि पहले ये भारत यहाँ पे था, तभी तो यहाँ पे गए, तो यहाँ के जीव जंतु यहाँ पहुंच गए भारत में। इसीलिए मेरे बाबू एशियाई जो यहाँ पे बोला जाता है वो पहले यहाँ पे थे, वो चले गए कहाँ पे, यहाँ पे चले गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पहले गोंडवाना के पार्ट थे, बाद में एशिया, से बाद में ये भी टूट गया, तो इधर यूरोप बना और इधर क्या बना, एशिया बना। अब समझ में आया मेरे बाबू कि मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि एशियाई शेरों में जो गुण पाया गया वो अफ्रीका में ही पाया गया। इसका मतलब हम लोग अफ्रीका से ही आए थे, इतना समझ गए। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं मेरे बाबू, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी भारत के ये वाला हिस्सा में। कहेगा ठीक है सर, हम समझ गए। भारत का सबसे पुराना पार्क कौन है, राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, लिख लीजिएगा। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको हेली नेशनल पार्क कहते हैं, हेली नेशनल पार्क कहते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बाबू, असम में है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। इसमें एक स्पेशल जानवर पाए जाते हैं जो पूरे भारत में नहीं पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा सिर्फ काजीरंगा में पाया जाता है सबसे ज्यादा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है मेरे बाबू, राजा जी नेशनल पार्क सबको पता है, उत्तराखंड में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में है ना। तो बाबू एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा नोट्स में आप देख सकते हैं। कभी हम पढ़ाएंगे पूरा इतिहास तो बताएंगे। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक स्पेशल क्वालिटी है, उसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी 2 फेमस है, वैसे तो 7 गो राष्ट्रीय उद्यान है, 2 गो फेमस है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पूरी जानकारी है बस। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जहाँ
जो एक होता है चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में 100 पीस के लिए शेर को रखा जाता है कि कोई आज तक नहीं देखा है तो जा करके देख ले। चिड़ियाघर में शेर पिंजड़ा में रहेगा, बहरी से तुम देखोगे। और राष्ट्रीय उद्यान माने खुला जंगल, अब तुम देखने नहीं जा सकते हो। हाँ हाँ, बिरयानी बना देगा अगले दिन। आपको एगो गाड़ी में बंद कर जाएगा, शेर खुला घूमेगा। और चिड़ियाघर में तुम खुला घूमोगे और शेर जेल में रहेगा। तो ये खुला घूमता है। तो बाबू आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। ठीक है सर, समझ गए। सबसे बड़का जंगल कौन? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और सबसे छोटा, तो छोटा बटन होता है ना, तो साउथ बटन लिख लो। साउथ बटन अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे पढ़ा दिया है। यूरोपियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान कहां से लिया? आपको पता होना चाहिए कि आपको अंग्रेज को चाहे यूरोप के लोग को ये पता नहीं था कि भारत जाने का रास्ता किधर से है। ये अपना अमेरिका थोड़े है, अमेरिका हो गया। हम धाए दे वर्ल्ड मैप बनाते हैं, टेंशन नहीं। ये उतना दिमाग लगाएगा भाई, सिखाना है ना, बस काफी है। ये अपन भारत हो गया, ये धनिया तेजपात, चाइना पाइना सब हो गया। ये हो गया आपका, ये सब यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया। यूरोप के लिए कहाँ जाना था मेरे बाबू? यहाँ से इन लोगों को भारत आना था। कहाँ आना था मेरे बाबू? भारत। तो भारत आएगा तो बीचवा में पानी था, पनिये में भुला जाता था। तो दिशा बताने वाली मशीन अरब ने बनाया था। कौन? सऊदी अरब वाला। सऊदी अरब में देखना बड़ा बकरी वकरी सब चराता है लोग। हाँ, तो बकरियाँ भुला जाएगी तो चाहिए ना दिशा दिखाने वाला यंत्र। तो मेरे बाबू दिशा दिखाने वाला यंत्र लिख लीजिएगा, अरब से मिला है। ठीक है, अरब से मिला है। ये काफी ज्यादा। एक कैरावल जहाज किसने बनाया था ये भी पूछता है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता माने दुकान पर जाते हो तुम खरीदने के लिए तो वो दुकानदार है, और तुम खरीदते हो तो तुम ग्राहक हो। तो ग्राहक को उपभोक्ता हम कह सकते हैं। जो सामान खरीद के उसका फायदा उठाए, भोग ले, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के लिए इसमें से कौन सा व्यापार उद्योग हो सकता है? पेट्रोल थोड़े वो बेचारा बेच सकता है, लोहा भी नहीं। चीनी उद्योग हो सकता है उपभोक्ता के लिए, छोटा मोटा उद्योग को कह सकते हो चीनी उद्योग, है ना। निम्नलिखित में से पर्णपाती वनों की विशेषता है। पर्णपाती, पर्ण माने देखो, पर्ण माने पत्ता, अब पाती माने होता है झड़ना, झड़ना, पत्तों का झड़ना। देखिएगा कब कब गांव में अभी सीजन आ रहा है, कब कब ऐसा मौसम आता है कि जितना भी आपके गांव में पेड़ ओड़ होगा ना, सब का पतैया झड़ जाएगा, सब टकला हो जाता है। लगता है कि बाबा शंखेश्वर नाथ का देहांत हो गया सबके घर। अब ये क्यों ऐसा होता है सर? एक ही सीजन में सब पत्ता क्यों झड़ जाता है? इसलिए क्योंकि बाबू सब एक एक खानदान का है, एक एक खानदान का है, तब ना एगो मरा तो सब मुड़ी छिलवा लिया। हाँ देखना, सब पेड़वा टकला हो जाएगा एक एक। अच्छा ये बात है सर, तो उसी को पर्णपाती वन बोलते हैं। एक पेड़ एक विशेष प्रकार के मौसम के दौरान अपने पत्ते को गिरा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पर्णपाती। लेकिन वही तुम चले जाओगे ना सदाबहार वन में, तो वहां पे जंगल में हमेशा जंगल घना होता है। अब ये क्यों सर? वहां के पत्ते नहीं झड़ते? झड़ते हैं, लेकिन वो अलग अलग खानदान का हो। कोनो जनवरी के महीने में झड़ेगा, तो कोनो मार्च में झड़ेगा, तो कोनो जुलाई में झड़ेगा। जब तक ये झड़ेगा तब तक इधर में पत्ता हो जाता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। तो सदाबहार में पत्ता नहीं झड़ता है, पतझड़ी में पत्ता झड़ जाता है। शंकुकार पेड़ कहाँ होते हैं? पर्वतों वाले इलाका में देखिएगा इस तरह के पेड़ होते हैं। वो क्या बोलते हैं जी? कौन गिफ्ट देने आता है? डिंगल बेल करते, देखिए इस तरह का पेड़ होता है ना, क्रिसमस ट्री नहीं होता है। क्यों? ताकि बर्फ गिरेगा तो यहाँ पे गिरेगा तो ढलाव रहेगा, तो आराम से बर्फ नीचे हो जाएगा। हम लोग क्या का पेड़ ऐसे नहीं होता है, इस तरह होता है। क्यों बोली? इस तरह एक बार गिरेगा तो भले चरक जाएगा लेकिन नीचे नहीं होगा। अब जितना भी आप जाइएगा पर्वतीय इलाका में सीधा इस तरह होगा, बर्फ गिरा नीचे। तो बाबू आपसे पूछेगा शंकुकार पेड़ कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है मेरे बाबू, याद रहेगा। विरल वनस्पति का मतलब जो कम ज्यादा घना नहीं हो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? याद है ओम बिड़ला। तुम देखना मोदी जी भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग उनको बोलते भी हैं। बताइए आपने ऐसा कर दिया, संसद भवन में ऐसा होता है ना, तो एगो मेन आदमी बैठा रहता है आगावा, कहता है कि हाँ महाशय आप बैठ जाइए, चलिए आप बोलिए जी।
उनका काम है कि संसद भवन में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, कोनो ज्यादा खिसिया रहे तो उसको समझा देना, माहौल को बना के रखना। तो लोकतंत्र के अध्यक्ष का क्या भूमिका होता है? संसद में अनुशासन और व्यवस्था बना के रखना, यही उनका काम होता है। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत की बात करें तो इस पूरे भारत को एगो घर मान लो। तो आप दिल्ली जाइएगा ना, तो दिल्ली में संसद भवन है। संसद भवन के दो अंग, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। लोग, ऐसा लग रहा है कि लोग इसमें नाम आ रहा है, तो इसमें लोग वोट देते हैं, हम लोग चुनते हैं नेता को। एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहते हैं, उसी सांसद से बनता है लोग। ठीक है, हाँ सर। तो लोकसभा में लोग चुनाव वोट देने जाते हैं। तो बाबू इसमें इसे कहते हैं युवाओं का सदन। प्रत्यक्ष चुनाव हम लोग इसमें वोट देने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष माने होता है जिसमें आप डायरेक्ट, इंग्लिश में इसे डायरेक्ट चुनाव, हम लोग वोट देने जाए तो डायरेक्ट। आई होता है इनडायरेक्ट, हम लोग इन्हें नहीं, इसमें के नेता को हम लोग नहीं चुनते हैं। ठीक है, इसमें बाबू, इसमें नेता बनने के लिए कम से कम हमें 25 बरस उम्र चाहिए। 25 बरस के अगर आप हैं तो आप वोट लड़ सकते हैं। इसमें नेता बनने के लिए 30 बरस उम्र चाहिए, 30 वर्ष उम्र चाहिए। इसीलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं, ऐसे बूढ़ों का घर कहा जाता है, बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन। इसे कहा जाता है निम्न सदन और इसे कहा जाता है उच्च सदन। ठीक है, ये बातें आपको याद रहेगा। ठीक है, यस सर। ये आता है अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल सॉरी, ये आता है अनुच्छेद 80 में, और ये आता है अनुच्छेद 81 में। अब कहेगा आपको कैसे याद है, तो भुला सकता है नहीं। वोट तुम किस में देने जाते हो? इसमें देने जाते हो। कितना बरस पर जाते हैं वोट देने? 18 बरस पर। 18 को पलट देना। वोट तो इसे, इसमें कहाँ वोट देने हम लोग जाते हैं? चुनाव इनका होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तब ना मोदी जी चुनाते हैं। तो 18 बरस पर 18 को पलट दीजिएगा, एक मतलब 81 हो जाएगा। तो 81 में यह बातें आपको याद रखना है। पूरा समझ गए? उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन मेरे बाबू किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा, राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है सर, समझ गए। चलिए, चुआर विद्रोह कब हुआ? एक जनजातीय विद्रोह। जनजाति माने जंगल में रहने वाले जितने, नहीं होता है, देखना पता ही पहन लेगा उजर तो करिया रहता है, व्हाइट व्हाइट ला के कहेगा हु झिंगा लाला हु करता है ना, सब वही वाला है ना। तो बाबू वही चुआर विद्रोह जनजातीय विद्रोह है, जो 1971 में हुआ था। दुर्जन नाम थे, दुर्जन के द्वारा, दुर्जन सिंह के द्वारा हुआ था। अलग अलग जगहों पे हुआ था। पूरा का पूरा मैंने यहाँ चुआर विद्रोह के बारे में, दुर्जन सिंह, उसके बाद से जगन्नाथ सिंह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रानी शिरोमणि, लिख लो, रानी शिरोमणि भी चुआड़ विद्रोह में थी। ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के ये लोग जनजाति हैं, ये बातें याद रखना। कब हुआ था? तो लिखिएगा 1771 में हुआ था। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग, मात्र 6 विद्रोह आपके एग्जाम में आएगा, गारंटी, एकदम मदर प्रॉमिस नहीं, लेकिन गारंटी तो है। द्रौपदी मुर्मू को देखे हो, भारत की राष्ट्रपति हैं, सांवले सांवले हैं, वो बाबू आदिवासी हैं, जंगली जिसको बोला जाता है ना, माने जंगल में जो जंगली नहीं बोला है, बुरा मत मानिएगा। तो वो संथाल जनजाति की है। तो संथाल विद्रोह भी हुआ था 1855-56 में। उसके नेता कौन थे? तो बाबू बड़ी सीधा आदमी थे, संथाल, संत आदमी, सिद्धू। सिद्धू और कानू, यह बातें आपको याद रखना। ये झारखंड में हुआ था। जमींदारों का शोषण, महाजनों का कर्ज, अंग्रेजों की नीतियों के कारण जमींदार जो थे वो परेशान कर रहे थे, अंग्रेजों परेशान कर रहा था बेचारे इन जंगल में रहने वाले संथालों के साथ। तब से सिद्धू और कानू आकर के समझाए। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह। इसके नेता बुद्धू है ना, कोल करिया हैं, तब बुद्धू कहिएगा हमें। कोल विद्रोह, ये बातें आपको याद रखना है, बस इतना ही। भील विद्रोह 1818 से 31 के बीच में हुआ था, ये बातें याद रखना है। मुंडा विद्रोह तो उसी दिन पढ़ाए थे, पूछा है डीएलएड में। तो मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 तक में होता। बिरसा मुंडा नेता थे, झारखंड में हुआ था, है ना। ठीक है सर। एक और बात है इसमें, चलिए, एक था खांसी विद्रोह। हाँ। जब आपको खांसी होता है तो आप रोने लगते हैं, तो क्या करी, रोई ना। खांसी, खांसी विद्रोह के नेता कौन है? तिरोत, तो रोती ना तिरोत सिंह।
मेघालय में हुआ था। मेघालय में बारिश ज्यादा होता है, अरे वही ना मासीराम जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा, तो बाबू खांसी हो ही जाएगा। सड़क के निर्माण के लिए ये सब चीजें। खोड़ विद्रोह, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। उड़ीसा में खोड़ विद्रोह के संदर्भ में यंग राज कौन है? तो यंग राज है चक्र बिश्नोई। खोड़ विद्रोह जब भी पूछेगा खोंड तो लिख लीजिएगा चक्र बिश्नोई। खोन, खोन था जमीन खोन देना है चक्र से, है ना। आप बताइए जब आपको सांप काट लेगा तो देहिया में विष फैलेगा, तो सांपवा को खोन के निकालिएगा, तो खोन विद्रोह बिश्नोई, है ना। बिश्नोई खोन विद्रोह कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे बाबू? उड़ीसा में। ये बातें आपको याद रखना है। रंपा विद्रोह आपके एग्जाम में आया है डीएलएड में, इसको लिख लीजिएगा रंपा। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह कहां से बाबू? आंध्र प्रदेश से। अलमोरी सीताराम राजू पकड़ के फांसी दे दिया लो, सीताराम राजू को पकड़ के फांसी दे दिया गया था आंध्र प्रदेश से। नागा रानी गिंडालियू, नागा जनजाति वाला रानी गिंडालियू वाला था। चुआर विद्रोह अभी पढ़ाए थे, दुर्जन सिंह 71 में हुआ था। सबसे बड़ा विद्रोह संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए एनीवे, बहुजन अभी हाल ही फिलहाल में ट्रेंडिंग में ही है। जितने भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि काशीराम को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। अभी तुम तो न्यूज देखते नहीं हो, काशीराम को क्या दिया जाए? भारत रत्न अवार्ड के लिए बार बार बोला जा रहा है कि हमारी सरकार से, राष्ट्रपति से निवेदन है कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड या भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। इनको काशीराम, ये काशीराम कौन है मेरे बाबू? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता है। सास बहू वाली बहुजन, काश ऐसी बहू हमें भी मिलती, तो काश बहू मिलती ताकि समाज का कल्याण होता, है ना। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए अगला बातें करते हैं। यहाँ पे हरित क्रांति कहाँ कहाँ हुआ था मेरे बाबू? बच्चे को पता है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह हुआ था हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति के नेता कौन? तो सब लोग पता है हरित क्रांति के नेता कौन है। बच्चे को पता है। कहेगा हमको नहीं पता। तुम बच्चा थोड़े हो, ब्याह भाई रहता तो 20 गो लड़का रहता, तुम्हारा बच्चे हो। पहले जानिए हरित क्रांति क्या होता है। कोई भी क्रांति माने मार झगड़ा नहीं होता है, कोई भी चीजें ज्यादा बढ़ जाना क्रांति। तो चारों तरफ पंजाब में हरियाली बढ़ गया, इतना अच्छा फसल हुआ कि उसे हरित क्रांति बोल दिया गया। गेहूं के बढ़ने से यह हुआ था, है ना। हरित क्रांति के जनक कौन है? तब भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। लेकिन मेरे बाबू विश्व में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन बाबू? विश्व में नॉर्मन बोर। एकाएक दूध बढ़ गया तो उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। और यही पूछा था कि श्वेत क्रांति के जनक, तो बाबू मैं हरगिज दूध नहीं पीऊंगा, वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन। ये एकाएक दूध बढ़ने से होता है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, कमेंट करो, अभी कमेंट कीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति को। नीली क्रांति क्या है? मछली ज्यादा बढ़ गई थी। ये पीली क्रांति है, ये नीली क्रांति है। मछली के ज्यादा बढ़ने के कारण ये हुआ था। ठीक है। पीली क्रांति बाबू ज्यादा तेल बढ़ गया था। पीली क्रांति के जनक पी से पित्रोदा, पी से पीली क्रांति। ये पूरा का पूरा जानकारी आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अब सिर्फ कमेंट एक चीज का करना है। अब बताइए, आप चाहते हैं तो कल से ही मैं अपनी क्लासेस जीके जीएस का शुरू कर दे रहा हूं, बिहार एसएससी वाला। लेकिन वादा कीजिए, तुम वादा क्या करोगे? तुम्हारा इतना तो दल बदलू है। तुम मौसम हो, जलवायु थोड़े हो, मौसम की तरह बदल जाते हो, है ना। आप कहिएगा तो 9 बजे से मेरी क्लासेज ये शुरू हो जाएगी। ये बीएसएससी वाला, बीएसएससी का कोई भी लेवल हो, 10th इंटर वो मायने नहीं रखता है। बीएसएससी वाला आप 9:15 से लेकर के लगभग 9:15 से लेकर के 10, 15, 11 बजे तक जगिएगा ना। नो पहले कमेंट में आज कीजिएगा। अगर हम देखेंगे कि 200 के ऊपर कमेंट आया है कि यस सर शुरू हो जाइए आप, तो हम तक, क्योंकि अब 2 से 3 महीना एग्जाम है। ठीक है, नहीं तैयार तो कोई बात नहीं है कि नहीं। तो मेरे बाबू तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैथ हम करा ही रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आर यू तैयार और नॉट? चलिए हम तनी कमेंट देख लें। अभी कमेंट में करना, अभी नहीं, क्लास में से जब हटेंगे तब ना देखेंगे आराम से फुर्सत में। अभी खाना नहीं खाए हम। आर यू तैयार है बाबू? लाइक काहे खाती ओकरा लिए बचा के रखे हो?
कि रतिया में चैटिंग करेंगे? यस सर हम तैयार हैं। कहाँ पक्का? ये देखो ना अभी लाइक भी 1 के नहीं हुआ है। कितना अन्याय हमारे साथ होता है हमेशा। क्या है ऐसा? अच्छा बिना पूछले रोज हम पढ़ा दे रहे हैं, आज तुम लाइक करने में शर्माते हो, स्टेटस जाने में लजाते हो। ओहो ओकर फुटा पता यस बेबी लव यू सोना मोना डोना खोना, फिर बाद में खूब रोना, लेकिन मेरे लिए तो लाइक करोगे नहीं। सर आपकी शादी हो गई क्या? इतना खुश दिख रहे हैं, ब्याह हुआ है? चलो तुमको कहा अच्छा समझ रहे हैं, जितना का ब्याह हुआ होगा ना वही कमेंट करा है। हाँ, आपका तो ब्याह हुआ नहीं है तो रात भर जगाइएगा हमारा ब्याह हो गया है। नहीं बाबू, आपको जगना पड़ेगा, अपनी वाली के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। चलिए बाबू अभी कमेंट कीजिएगा जितना ज्यादा, मैं कल से तैयार हूं, है ना। पूरा नोट्स बन चुका है यार, बस गाड़ देना है झंडा। जिस तरह ज्ञापन बार बार रिजल्ट दिया इस बार भी देगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। आप और अपनी महिला मित्र का ख्याल रखा कर, है ना।